आइए सुनते हैं नीलोत्पल मृणाल द्वारा रचित औघड़। मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, मैंने अपने मारे जाने की जमानत लिखी है। आप चाहे किसी भी धारा के हों, किसी भी वाद के वादी हों, किसी भी समुदाय से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति के हों, मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैंने भी पूरी कोशिश की है किसी को न छोड़ूं। धन्यवाद। जय हो। अध्याय 1। गर्मी जा चुकी थी, ठंड अपना लाव लश्कर लेकर आई थी। भोर के 4 बजे थे। रात के सन्नाटे का एक टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। हल्की हल्की शीतल हवा चल रही थी। मुरारी साहब एक घिसाई रंग की पतली डाल वाली भगलपुरिया चादर ओढ़े अपनी चाय दुकान पर पहुंच चुका था। दुकान क्या थी, एक टाट की झोपड़ी थी। उसी में माटी का एक चूल्हा था और उससे लगा एक लकड़ी का बक्सा। दोनों तरफ एक एक बेंच रखी हुई थी। मुरारी साहब की चाय की दुकान गांव के बस स्टैंड वाले मुख्य चौराहे पर ही थी। गांव में लोग अक्सर सूरज से पहले जाग जाया करते। उसमें भी सबसे पहले भोर मुरारी साहब की चाय दुकान पर ही होती। 5 बजे सुबह से ही गांव के रास्ते सवारियों का आना जाना शुरू हो जाता। गांव से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की सवारियों के लिए मुरारी की दुकान की मिट्टी के कंतरी वाले असली दूध की बनी चाय सुबह सुबह की एक आदत सी बन गई थी। यही कारण था कि मुरारी तड़के दुकान खोलने पहुंच जाता। जब तक गांव के लोग सो उठकर सूर्य देव के दर्शन करते, तब तक मुरारी ठीक ठाक लक्ष्मी दर्शन कर चुका होता था। रोज की तरह आते ही मुरारी ने बक्से का ताला खोल बर्तन निकाला। हालांकि लकड़ी का वो बक्सा इतना जगह से टूटा हुआ था कि बिना ताला खोले भी बर्तन निकाला जा सकता था। पर ताला एक भरोसा देता है, और ये गांव का ही माहौल था कि भले दीमकों ने बक्सों की लकड़ी खा ली थी, लेकिन एक जंग खा रहे छोटे से ताले के भरोसे की लाज आज तक कायम थी। न आज तक मुरारी का ताला टूटा, न भरोसा, और न एक चम्मच तक चोरी हुआ। होता भी कैसे? गांव के भले से लेकर उचक्के तब सब के लिए सुबह मीठी करने का इंतज़ाम मुरारी ही तो करता था। जिस दिन मुरारी की दुकान न खुले, कुछ लहुए तो सुबह से ही ताड़ी पीने निकल जाते। वो तो मुरारी की मस्त चाय थी जिसमें उन्हें अपनी ओर खींचे रखा था, वरना सुबह उठकर चाय पीने का रिवाज अब गांव से भी धीरे धीरे जाता रहा था। मुरारी निकाले हुए बर्तनों को बगल के सरकारी चापाकल पर ले जाकर मिट्टी से रगड़कर धोने लगा। चारों ओर पसरे भोर के सात्विक मौन के बीच बर्तन पर मिट्टी के रगड़ की घरड़ घरड़ की आवाज़ मानो अपने आंगन में सुबह का संगीत बजा रहा हो। कुछ मिनट बर्तन धोने के बाद मुरारी चूल्हा जलाने के लिए बोरी से कोयलों के कुछ बड़े टुकड़े निकाल अपनी छोटी हथौड़ी से उसे तोड़ने लगा। ठक ठक की आवाज़ अभी गूंजी ही थी कि बगल के आम वाले पेड़ से चिड़ियों का एक झुंड फड़फड़ाकर उड़ा। मानो इन चिड़ियों को रोज़ मुरारी की ठक ठक सुन जगने की आदत हो गई हो। जल्दी जल्दी कोयला तोड़ उसे चूल्हे में डाल माचिस मारी और चूल्हे के पास बैठ बांस का पंखा हौंकने लगा। चंद मिनट बाद धुएं का फुटबॉल सा गोला उठा। अब चूल्हा जल चुका था। इसके बाद वह दौड़कर एक बाल्टी पानी भर लाया। अब तक कोयला जलकर लाल हो चुका था। अब मुरारी ने चूल्हे पर भगोना चढ़ाया और दूध गर्म करने लगा। चूल्हे की दूसरी आंच पर मिट्टी की कंतरी चढ़ा दी जिसमें दूध लबालब भरा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। कौन? जग्गूदा? मुरारी ने चूल्हे से निकल रहे धुएं से मिचमिचाए आंख को मलते हुए पूछा। हाँ मर्दे, और क्या आवेगा इतना भोरे? दुकान में घुसते ही बाल्टी में मग डालते हुए जगदीश यादव ने कहा। जगदीश यादव गांव पछिया टोले से था। उम्र यही कोई 52-53 साल। ठीक ठाक खेती थी, छोटी मोटी ठेकेदारी करते, कभी कभार ईंट भट्टा लगाने का भी काम करते। एक ट्रैक्टर खरीद रखा था बैंक से लोन लेकर, उसे किराए पर चलाते थे। यदुवंशी खेतीहर होने के बाद भी घर में गाय भैंस नहीं पाले थे। कहते थे गाय रखिए तो देखना भी पड़ता है, सेवा करना होता है, सानी पानी भी देना होता है समय पर, तब न दूध खाइएगा, हमसे नहीं संभलेगा अकेले गाय भैंस, बेच दिए इसलिए तो। जगदीश यादव ने गाय भैंस भले बेच दिया हो, पर दूध और चाय की आदत थोड़ी थी।
रोज मुरारी की दुकान पर सुबह सुबह आना और 2-3 घंटे की बैठकी में 3-4 कप चाय पीना दिनचर्या बन गई थी। चलो पिलाओ एक कप, आज कोई आया नहीं का? जगदीश यादव ने बेंच को गमछी से पोंछते हुए कहा और बैठ गए। 5 मिनट रुक जाइए जग्गूदा, तनिक खौला देते हैं दूधवा को, अभी तुरंत ही चढ़ाए हैं। मुरारी ने चूल्हे में लगातार पंखा हौंकते हुए कहा। ठीक है, तब तक तनिक खैनी खिला दो। जगदीश यादव ने जेब से खैनी की डिबिया निकाल मुरारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह इसी देश के गांव वाली चाय की दुकानों में ही संभव था कि जब तक चाय बने तब तक चाय बनाने वाला आपके लिए खैनी भी बनाकर परोसता था। मुरारी डिबिया से खैनी चूना निकाल बड़े जिम्मेदारी पूर्वक रगड़े जा रहा था और जगदीश यादव एकटक रगड़ खाती हथेलियों को देखते तल्लीन बैठे थे। भागती कूदती दुनिया के बीच एकदम फुर्सत और शांति का ऐसा दृश्य केवल गांव ही रच सकता था। लीजिए देखिए, बैजनाथ भैया आ गए। मुरारी ने जगदीश यादव को खैनी देकर हथेली पर पानी लेते हुए कहा। का मुरारी, का हाल? और जगदीश दा तो हमसे पहले पहुंच गई आज। बैजनाथ मंडल ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अरे आओ बैठो बैजनाथ। हाँ, का करे, रात नींद आता नहीं, सोते हैं तब लगा रहता है जल्दी बिहान हो तब निकले। घर में बाल बच्चा हो या हमारी जनानी, सब तब उठ टीवी देखने में लगे रहते हैं। किससे बतियाइएगा घर में? जगदीश यादव ने बड़े सूने स्वर में कहा। एकदम यही हाल हम सब घर का है, दिन भर सब टीवी में घुसल रहता है। जब से साला ई डिस एंटीना आया है तब से जान लीजिए 24 घंटा कुछ ना कुछ देता रहता है टीविया पर। सिनेमा के तो इज्जत नहीं रहा अब। जब देखिए तब एगो सिनेमा दे रहा है दिन रात। हमरा लड़कवा दिन भर घुसल रहता है टीवी में। एक दिन तो लतियाए चोट्टा को, ना पढ़ता ना लिखता, साला धर्मेंद्र बनेगा जैसे सिनेमा देख के। बैजनाथ मंडल ने एक सांस में कहानी घर घर की बयां कर दी थी। तुम भी कनेक्शन ले लिए डिश का? हाँ, 30-40 रुपया लगता है, काहे ना लोगे? बैजनाथ मंडल गांव के पछिया टोले से ही था। लंबा शरीर, गहरा सांवला रंग, हड्डी पर काम भर का मांस, यही बनावट थी बैजनाथ की। थोड़ी सी खेती थी, सब्जी उपजाता था और शहर बेच आता। छोटे मोटे स्तर पर मवेशी बेचने का काम भी करता था। बकरी पालना बेचना पुश्तैनी काम था उसका। इतने में बन चुकी चाय छानते हुए मुरारी भी चर्चा में कूदा। अरे सिनेमा छोड़िए, सीरियल देखे हैं? कितना गंदा दिखाता है। 1 ठो पति के 3 ठो पत्नी, तो 1 तो पत्नी के 2 ठो मर्द। मने क्या से क्या दिखा रहा है ये लोग, घर समाज बिगाड़ रहा है ये सब। मुरारी ने अपने इस सार्थक वचन के साथ ही चर्चा को एक नया फलक प्रदान कर दिया था। चाय पर चर्चा देश को कितनी सार्थक दिशा दे सकती है, यह यहाँ आकर देखा और समझा जा सकता था। दूरदर्शन और उसके समाज पर प्रभाव के इस सेमिनार का सत्र चल ही रहा था कि मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाह। लीजिए अजान हो गया। बैरागी पंडित जी के आने का हो गया टाइम। मुरारी ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। असल में बैरागी पंडित जी गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। मंदिर के ठीक पीछे ही कुछ दूरी पर मस्जिद भी थी। गांव में मंदिर मस्जिद में बहुत दूरी नहीं होती। अजान की आवाज़ अल्लाह तक जाने से पहले मंदिर के देवी देवताओं को मिल जाती थी। बैरागी पंडित जी को वर्षों से अजान की आवाज़ सुनकर उठने की आदत थी। यही उनका दैनिक अलार्म था। अजान सुन उठने के बाद बैरागी पंडित जी झट नहाते धोते और फिर शंख और घंटी की ध्वनि से पूरा वातावरण ऊर्जामय हो जाता। यह ध्वनि मस्जिद तक भी जाती। यह एक गांव को ही नसीब हो सकता था जहां ईश्वर अल्लाह दोनों एक दूसरे की बड़े प्रेम से सुन लेते थे। पंडित जी का नाम बैरागी पांडे था और गांव के मंदिर में ही 3 पीढ़ी से रह रहे थे। इनके परिवार में पत्नी और एक 21-22 वर्ष का लड़का चंदन पांडे भी था। बैरागी पंडित जी दिखने में गोरे, मध्यम कदकाठी के और पिंडनुमा पेट वाले थे। सर के बल जितने भी थे सफ़ेद हो चुके थे। पंडित जी पूजा पाठ कर धोती कुर्ता पहन कंधे पर गमछा डाल रोज की तरह जब तक चाय की दुकान पर पहुंचे तब तक वहां कई तरह के मुद्दे पर बहस से माहौल अपनी सामाजिक सौदेश्यता के चरम को छू चुका था। इसी बीच वहां गांव के मस्जिद टोला वाले लड्डन मियाँ भी पहुंच चुके थे। प्रणाम बाबा, प्रणाम, आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। पंडित जी को देखते ही जगदीश यादव ने अभिवादन किया। बैठिए पंडित जी, बनाते हैं स्पेशल वाला इलायची देके। मुरारी ने कटोरे से भगोने में दूध डालते हुए कहा।
बैरागी पंडित जी अभी बेंच पर बैठे ही थे कि अचानक बेंच के नीचे से जोर की आवाज़ आई। पंडित जी लगभग चीखते हुए उछलकर बगल बैठे हुए बैजनाथ मंडल के गर्दन पर लटक गए। बैजनाथ मंडल को सुबह सुबह बिना मतलब ब्रह्म गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जिसे लेते ही वह अकबका गया था। अरे क्या हुआ? हाय रे बाप! बैजनाथ पंडित जी को संभालते हुए जोर से बोला। हा, अरे दादा कुछ नहीं, ई मोतिया पर पांव पड़ गया महाराज पंडित जी का, मुरारी ने भगोने में चीनी डालते हुए कहा। जहां पूरा दौर जमाना पहचान के संकट से जूझता लड़ता दिखाई देता था, वही यह गांव ही था जहां आम कुत्ते भी मोती, हीरा, शेरा के नाम से जाने जाते थे। कई लोग तो उन कुत्तों के व्यवहार और दिनचर्या तक से परिचित होते थे। कौन कुत्ता कितने बजे मंदिर के अहाते में बैठेगा और कौन अस्तबल के आगे पाए पर मूत देगा तक भी बता देते थे। मुरारी फिर हंसते हुए बोला, आज तो जतरा बन गया इसका भौरे भौरे। पंडित जी से इतना भारी आशीर्वाद पा लिया, डायरेक्ट माथा पर लात धर कल्याण कर दिए बैरागी पंडित जी। मुरारी ने सही ही कहा था कि जब लगभग 90 किलो के आदमी का पांव एक मरमराए से कुत्ते की गर्दन पर पड़ जाए तो उसे हल्का आशीर्वाद नहीं कह सकते। मोतिया सड़क पार कर जा खड़ा हो दुम झाड़ रहा था। शायद अप्रत्याशित मिले इस आशीर्वाद को फील कर रहा था। उसने 2-3 बार टांग पटका, 1-2 बार सिर को झाड़ा और फिर पुनः चाय दुकान के पास आ खड़ा हो गया। इधर बैरागी पंडित जी की छाती अभी तक धड़क रही थी। धीरे धीरे वे सामान्य होने के प्रयास में थे। हाथ में चाय की कप लिए पहला घूंट पिए, तब आवाज निकली, बताइए भैरव बाबा की कृपा, कहिए कि काटा नहीं, नए तो एक चाय के फेर में अभी 14 ठोस सुई लेना पड़ता। मुरारी साहब बैरागी पंडित जी से चाय के पैसे नहीं लेता था। उसका मानना था कि बड़े भाग्य से तो एक ब्राह्मण को भोरे भोरे चाय पिलाने का मौका मिलता है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा भला। हाँ, दिन भर एक दुकानदार को दुकान पर ही बैठे बैठे पैसे के साथ पुण्य कमाने का भी मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता। पूरे दिन एक भी कप की गिनती नहीं छोड़ने वाला और दादा के पिए गए उधार चाय को पोते तक से वसूल करने वाला मुरारी वर्षों से बैरागी पंडित जी को सुबह की चाय बड़ी श्रद्धा से निःशुल्क पिलाता था। वही उसके जीवन का अर्जित पुण्य था। उसके पास हिसाब वाली 2 बही थी, एक जिसमें वो उधार चाय पीने वालों के हिसाब रखता था और दूसरी उसके मन में होती थी जिसमें वो पंडित जी को पिलाए गए चाय के पुण्यों का जमा हिसाब रखता था, जिसके भरोसे ही मुरारी को यकीन था कि ऊपर जाने के बाद यही पुण्य उसे स्वर्ग में कट्ठा 2 कट्ठा जमीन दिला ही देंगे। इधर पंडित जी भी मुरारी को पुण्य कमाने का कोई मौका गंवाने नहीं देते थे। चाहे आंधी तूफान चले या बिजली गिरे, पर बैरागी पंडित जी एक भी सुबह अनुपस्थित नहीं होते थे। कभी कभार खुद मुरारी नहीं आता दुकान खोलने, पर पंडित जी जरूर उसकी दुकान पर आते और बेंच पर बैठते, यह सोचकर कि क्या पता देर सवेर मुरारी पुण्य कमाने आ ही जाए। चाय दुकान पर बत्तकड़ी जारी थी। सब अपनी अपनी चुस्की घोटने के साथ ही एक नई चर्चा उतार देते गिलास में। अब दिन भी साफ होने लगा था। दुकान पर और भी ग्राहकों की भीड़ आने लगी थी। तभी एक बस ठीक मुरारी साहब की दुकान के सामने आ रुकी और उससे करीब एक 30-31 वर्ष का सांवला सा युवक कंधे पर बड़ा सा बैग, दोनों हाथों में सूटकेस लिए उतरा। एक बारगी इतने सामान से लदे आदमी को बस से उतरता देख सबकी नज़र उस पर पड़ी। वह युवक बस से उतर, सामान कंधे से उतार, दुकान से ठीक 10 कदम दूर खड़ा हो गया और जेब से पर्स निकाल उसमें कुछ टटोलने लगा। इधर पूरे चाय दुकान की नज़र उस पर थी। गांव उतरे किसी भी नए आदमी को ये लोग इतनी नज़र गड़ाकर देखते कि साधारण कलेजे का आदमी तो लजाकर मर जाए। यह मंडली एक तरह से गांव घुसने वालों के लिए द्वार पर लगी स्कैनिंग मशीन की तरह थी। क्या मजाल कोई भी चीज़ उन लोगों के सामने से बिना उनकी दृष्टि जांच के गुजर जाए। सड़क से ट्रक पर लदी गाय बकरी भी गुजरती तो उसकी नस्लों पर चर्चा कर यह लोग बातों ही बातों में उसका दूध तक निकाल लेते थे। अब तक उस युवक की चर्चा शुरू हो गई थी। कौन है? किसके यहाँ का है यह आदमी? बैजनाथ ने ऊपरी जेब से खैनी निकालते हुए कहा। लोकल तो नहीं बुझाता है, किसी घर का दामाद उमाद है क्या? जगदीश साहब ने अपने अनुभव से कहा। तभी उस युवक की नज़र भी एक बार चाय दुकान की तरफ गई, पर फिर झट उसने अपनी आंखें हटा ली। शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि पूरी दुकान की नज़र इधर ही है। इतने में उसे कुछ याद आया।
उसने अपने एक बैग का ऊपरी चेन खोल उसमें से एक भरी हुई पॉलीथीन निकाली जिसमें एक ब्रेड का पैकेट और कुछ आधे बचे बिस्किट के पैकेट थे। युवक ने अब उसका रैपर निकाल उसे पास बैठे कुत्ते की तरफ बढ़ा दिया। कुत्ते ने लपककर ब्रेड पर मुंह मारा और आंख मूंद खाने लगा। उधर हर सीन पर चाय दुकान पर बैठे लोगों की कैमरे सी नजर लगी हुई थी। अरे हुई देखिए मोतिया का किस्मत, भौरे भौरे पाव रोटी पा लिया और बिस्किट भी। लड्डन मियाँ खिलखिलाते हुए बोले, हम बोले थे ना आज पंडित जी का आशीर्वाद मिला है, तऊ जतरा बनवे करेगा मोतिया का। मुरारी भी उछलकर बोला। सब हंसने लगे। वह युवक कंधे पर बैग डाल सूटकेस उठा गांव के पूरब तरफ निकल गया। इधर सब पंडित जी के नाम पर एक एक कप और चाय देने को बोल चुके थे। पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते, कभी मोतिया को देखते तो कभी अपने परम किस्मती लात को। जीवन भर सौभाग्य की बाट जो होते पंडित जी का मन कर रहा था कि किसी दिन सुबह सुबह उठ खुद अपनी ही गर्दन पर यह लात रख दे। तत्काल उन्होंने बेंच पर बैठे ही अपना दाहिना लात उठाया और उसे अपने खाली हाथ पर रख न जाने देर तक क्या सोचते रहे। हाथ में लात का यह दृश्य विडंबना गढ़ रहा था कि चिंतन बुन रहा था, समझना कठिन था थोड़ा। अध्याय 2। दिन चढ़ चुका था। गांव के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर बालेंदु अपनी डिस्पेंसरी खोल खुद ही झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक लड़के को रखा था, पर उसके जाने और आने का कोई समय तय नहीं था। लड़का मनमौजी था, कभी आता कभी नहीं भी आता। इस कारण अक्सर डॉक्टर साहब को खुद ही डिस्पेंसरी की सफाई और पोंछा लगाने का काम करना पड़ता था। डॉक्टर बालेंदु बगल के गांव मनहरा के रहने वाले थे, पर मलखानपुर की बड़ी आबादी देख डिस्पेंसरी यहां खोलना ठीक समझा था। उनका अंदाज़ा था कि यहां ज़्यादा मरीज मिल पाने की संभावना रहेगी। वैसे मलखानपुर में एक बिना डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। डॉक्टर बालेंदु ने मलखानपुर बीच बाजार में ही एक कमरा किराए पर ले नर्सिंग होम की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवा उस पर डॉक्टर बालेंदु घोष लिखवाया था और उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ डिग्री टाइप भी लिखवा रखा था। एक बड़ा सा लाल रंग का प्लस चिन्ह भी सफ़ेद गोले में बनवा रखा था। कमरे के अंदर बीचों बीच एक हरा पर्दा डाल उसे 2 भागों में बांट दिया था। पहले भाग में खुद की टेबल कुर्सी लगाई थी, दूसरे भाग में अंदर की ओर एक पतली सी चौकी डाल दी थी जिस पर लिटाकर वो मरीज का पेट भौंककर मर्ज देखते थे और जीभ पर टार्च मारकर बीमारी का पता लगाने की ईमानदारी भरी कोशिश करते थे। हरे पर्दे के पास ही दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था जिसमें एक गोल मटोल बालक का चित्र था और उसके नीचे लिखा हुआ था, कृपया शांति रखें, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह पोस्टर पढ़ अक्सर देहात के कई जिज्ञासु मरीज डॉक्टर साहब से नज़र बचा पर्दा हटा अंदर झांकने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ये ऑपरेशन होता कैसे है। काश ये दुर्लभ मेडिकल लीला देखने का सौभाग्य मिल जाए, पर हर बार चौकी खाली ही मिलती। एक आध मरीज कभी लेटे भी तो फिर उन्हें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वे उठ गए थे। बदले में भारी हर्जाना देकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी डॉक्टर बालेंदु ने। उसके बाद वे सावधान डॉक्टर बालेंदु केवल चलते फिरते मरीजों का ही इलाज करते थे। लेटने वालों को तुरंत हाथ जोड़ दुआ देकर शहर रेफर कर देते थे। वैसे डॉक्टर बालेंदु ने कब कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की और कब डॉक्टर बने, यह वैसे ही अज्ञात था जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दीवार से चूना निकाल खैनी बना खाते हुए एग्ज़ाम देने का किस्सा, लाल बहादुर शास्त्री जी का उफनती नदी पार स्कूल जाने का किस्सा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का स्ट्रीट लाइट में पढ़ने का किस्सा। ये सब घटनाएं किसी ने देखी नहीं पर प्रचलन में थी और मान ली गई थी। उसी तरह डॉक्टर बालेंदु को डॉक्टर मान लिया जा चुका था। डॉक्टर बालेंदु अभी झाड़ू मार लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो गर्दन में आला पहन बैठे ही थे कि एक हीरो होंडा बाइक आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजने लगा। डॉक्टर बालेंदु हड़बड़ा उठे। क्या बात है भाई? अरे जल्दी चलिए सर, उठाइए अपना बैग, प्रधान जी के घर चलना है, हार्ट अटैक आया है। बाइक सवार ने बाइक स्टार्ट रखते हुए जल्दी जल्दी कहा। हार्ट अटैक? यह सुन एक बार तो जैसे लगा डॉक्टर बालेंदु को ही हार्ट अटैक आ गया है। गांव के सबसे प्रभावी घर की बीमारी का बुलावा आ गया था। कुछ ऊंच नीच हो गया तो
यह सोच हाथ पांव कांप रहे थे डॉक्टर बालेंदु के। जल्दी जल्दी बैग लिया अपना। सुबह सुबह डिस्पेंसरी खुलते ही मरीज का आ जाना यूँ तो किसी भी डॉक्टर के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसे घर से और इतनी बड़ी बीमारी आ धमकेगी इलाज करवाने और इतनी कयामत भरी बोहनी के बारे में सोचा भी ना था डॉक्टर बालेंदु ने। सर्दी खांसी बुखार तक तो ठीक था, पर सुबह सुबह हार्ट अटैक को संभालना, अपने डॉक्टरी जीवन में पहली बार मेडिकल के इम्तिहान को फेस करने जा रहे थे डॉक्टर बालेंदु, वो भी बिना मेडिकल की किताब का मुंह देखे। अभी असल में मुंह तो डॉक्टर बालेंदु का देखने लायक था। माथे पर पसीना लिए सूखते कंठ से बगल की दुकान वाले से ज़रा डिस्पेंसरी पर ध्यान देने को बोल गोद में बैग धर वे बाइक पर बैठ गए। वे इतने तनाव में थे, अभी तक यह भी नहीं पूछा था कि अटैक आया किसे है। अभी बाइक पर बैठे ही थे कि सामने से जगदीश यादव आते दिख पड़े। डॉक्टर साहब को देखते ही टोक दिया, अरे डॉक्टर साहब कहाँ एकदम सवेरे सवेरे। डॉक्टर बालेंदु के बदले बाइक चालक ने कहा, अरे पुरुषोत्तम बाबू को हार्ट अटैक आया है, वहीं जा रहे हैं। सुनते ही जगदीश यादव जैसे बाइक के सामने आ खड़े हुए, एकदम हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? हाय भगवान, कल तक तो ठीक थे। अरे हाँ हाँ जल्दी चलिए, भगवान करे ठीक करे सब, एज भी तो हो गया है उनका। पुरुषोत्तम सिंह मलखानपुर की सबसे रुतबेदार हस्ती थे। इनके पिता पूर्व में गांव के प्रधान थे और ये खुद भी 2 बार प्रधान रह चुके थे। अब इनका बेटा फूकन सिंह विरासत को संभाले हुए था। ज़माना बदलने पर खेती बाड़ी थोड़ी कम हो गई और ज़मीन का कई हिस्सा भोग विलास में बिक भी चुका था। रुतबा पहले की तरह तो नहीं था, पर अभी भी धाक ठीक ठाक ही थी। इसका कारण यह भी था कि पुरुषोत्तम सिंह के दादा 3 भाई थे। इस कारण इनके अपने बड़े खानदान का पूरा कुनबा इसी गांव में साथ ही बसा था, जिसमें आसपास के 6-7 घर थे। इन घरों को मिलाकर कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे जवान पुरुषोत्तम सिंह के भतीजे और पोते के रूप में हमेशा एक आवाज़ पर लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। सामंती दौर गुजर जाने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र में उस परिवार की अहमियत कभी कम नहीं होनी थी, जिसके पास लोग भी थे और लाठी भी। जब तक लोकतंत्र था तब तक पुरुषोत्तम सिंह के जैसे बड़े घर बहुत छोटे कभी नहीं होने वाले थे। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू के हार्ट अटैक की खबर सुन रोमांचित हो रहे थे या भयंकर दुखी, इस महीन अंतर को पकड़ना मुश्किल था। असल में बड़े आदमी का जीवन और मरण दोनों देखने लायक होता है, सदा आम जन को आकर्षित करता है। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू का वैभवशाली जीवन देख चुके थे। आज इतने बड़े आदमी के हार्ट अटैक को भी इतने नज़दीक से देखने का मौका वे छोड़ना नहीं चाहते थे। कितनी बड़ी बात होती कि वे अपने पोते पोतियों तक को सुनाते यह ऐतिहासिक किस्सा। अरे पुरुषोत्तम बाबू हमारे आँख के चल दिए थे रे बच्चों, हमारा ताऊ हाथ धर लिए थे और बोले थे, जगदीश अब जाते हैं, घर परिवार को जोगना देखना। यह सब कुछ एक झटके में सोचते सोचते डॉक्टर बालेंदु को आगे खिसका उछलकर बाइक में पीछे बैठ चुके थे जगदीश यादव। जल्दी चलाओ भाई, स्पीड में चलो, जगदीश यादव ने घोड़ा हाँकने वाले अंदाज में बाइक चलाने वाले से कहा। तेज चलती बाइक में सवार बाइक चलाने वाले और जगदीश यादव के बीच दबे से बैठे डॉक्टर बालेंदु खुद एक मरीज की भांति दिख रहे थे। उनके हृदय की उथल पुथल केवल वही जान रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था जैसे किसी बकरे को बांध हलाल करने ले जाया जा रहा हो। बाइक के पुरुषोत्तम सिंह के दरवाजे पर रुकते ही जगदीश यादव उछलकर नीचे उतरे और फिर डॉक्टर बालेंदु का बैग पकड़ उन्हें हाथ का सहारा दे नीचे उतारा। पता नहीं कैसे जगदीश यादव डॉक्टर बालेंदु के बदन की कंपन को महसूस कर चुके थे। शायद तभी हाथ का सहारा दे दिया था। पुरुषोत्तम सिंह घर के बाहरी बरामदे से सटे कमरे में ही रखे हुए थे। अंदर घुसते ही डॉक्टर बालेंदु ने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू लेट कर पपीता खा रहे हैं। कटे सेब की कटोरी भी सिरहाने धरी हुई थी। पुरुषोत्तम बाबू को आराम से फलाहार करता देख डॉक्टर बालेंदु को थोड़ी राहत महसूस हुई। भले कभी मेडिकल की किताब न पढ़ी हो, पर कलकत्ता में कई डॉक्टरों के यहाँ झाड़ू रुई डिटॉल लगाते इतनी डॉक्टरी तो आ ही गई थी कि हार्ट अटैक का मरीज आराम से लेटकर पपीता तो नहीं खाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहते थे। प्रणाम पुरुषोत्तम बाबू, क्या हुआ आपको, ठीक तो हैं आप? डॉक्टर बालेंदु ने शुभ शुभ बोला। अरे आइए डॉक्टर साहब,
देखिए ना, थोड़ा छाती में पेन हो गया था, अभी सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दुखाता है। पुरुषोत्तम बाबू ने पपीते का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए हाल सुनाया। अच्छा रुकिए ना, ठीक हो जाएगा। फ्रेश फ्रूट खा ही रहे हैं आप, बेजोड़ चीज़ है हेल्थ के लिए। डॉक्टर बालेंदु ने कटे सेब की कटोरी की तरफ देखते हुए कहा। अब तक डॉक्टर बालेंदु को यकीन हो चुका था कि इनको चाहे जो बीमारी हो, पर हार्ट अटैक तो नहीं था और ना ही मरीज को जान का खतरा। डॉक्टर बालेंदु ने यह सोचते सोचते सामने रखा पानी का गिलास उठाया और गट गट कर खुद पी गए। थोड़ी राहत महसूस हुई तो उन्हें कलकत्ता में अपने मालिक, जिसके यहाँ सफाई स्टाफ रूम के रूप में 8 साल तक काम किया था, उन डॉक्टर का कहा एक सूत्र वाक्य याद आया। मरीज को दवा बचाती है, डॉक्टर को उसका आत्मविश्वास बचाता है। आज डॉक्टर बालेंदु ने अपने जीवन का समस्त आत्मविश्वास निचोड़ जमा किया और अब बड़े गंभीर अंदाज में आला निकाल उसे पुरुषोत्तम बाबू के छाती पर धर दिया। ज़रा जोर जोर से सांस लीजिए, अंदर खींचिए और छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मंझे हुए अंदाज में कहा। डॉक्टर बाबू, दर्द करता है मीठा मीठा छाती में। पुरुषोत्तम बाबू ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। देखिए, अटैक तो था, पर एकदम टाइम पर बुला लिए आप लोग हमको। घबराइए नहीं, अटैक रोक देंगे एक ठो टैबलेट में। डॉक्टर बालेंदु ने बैग से एक टैबलेट निकालते हुए कहा। इसको तुरंत खाइए, 15 मिनट में राहत मिलेगा। अब तक कमरे में कई लोग जमा हो चुके थे। लड्डन मियाँ भी साइकिल लिए पहुंच चुके थे, साथ में बैजनाथ मंडल। सर, कौन टैबलेट दिए? लड्डन मियाँ ने जिज्ञासावश पूछ दिया। गैस और पेन का मिक्स था। गैस के कारण ब्लॉक हो गया था छाती का पाइप, उसका एयर बाहर करना जरूरी है ना जी। इसी में ना बड़ा बड़ा डॉक्टर मिस कर जाता है। वो देने लगेगा सीधा हार्ट अटैक का दवाई और इसी में रोगी का जान चला जाता है। हम तो यही ध्यान दिए। चलिए, अब कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर बालेंदु ने एक सफल चिकित्सक के फ्लेवर में कहा। असल में 3 साल पहले ऐसी ही किसी टैबलेट के दिए जाने से लड्डन मियाँ की एकमात्र बेगम अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। सो आज फिर उसी हाथ से टैबलेट दिया जाता देख लड्डन मियाँ से रहा ना गया था और पूछ लिया था। पर अभी पूरा कमरा डॉक्टर बालेंदु के चिकित्सकीय चमत्कार से अभिभूत था। सबकी एक ही चर्चा, डॉक्टर बाबू बचा लिया आज पुरुषोत्तम बाबू को, यमराज के मुंह से खींच लाए। ऐसा डॉक्टर है गांव में तो समझिए सौभाग्य है हम लोगों का। तब तक भर प्लेट बिस्किट, दाल मोठ और मिठाई आ चुका था डॉक्टर बालेंदु के लिए। डॉक्टर बालेंदु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। आज कुछ तो भाग्य ने और कुछ उनके आत्मविश्वास ने बाजी पलट दी थी। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र फूकन सिंह ने मारे खुशी के 100 के 2 नए नोट डॉक्टर बालेंदु के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए डॉक्टर साहब, पहला फीस दे रहे हैं किसी डॉक्टर को अपने द्वार पर, काहे कि आप जान बचा लिए बाबूजी का। डॉक्टर बालेंदु ने नोट ऊपर की जेब में रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फीस क्या, आशीर्वाद है आपका, यही समझ रख ले रहे हैं। डॉक्टर बालेंदु के लिए सच में मिले हुए नोट फीस नहीं बल्कि उनकी डॉक्टरी का प्रमाण पत्र थे। उन्हें अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव ज्वार में जमने की खुशी थी। अध्याय 3। मौसम बदलने लगा था। सुबह की धूप अब ज़रूरी लगने लगी थी। डॉक्टर बालेंदु की दवा और दुआ दोनों के काम कर जाने के बाद पुरुषोत्तम सिंह की तबीयत भी अब ठीक हो चली थी। वैसे भी गैस का गोला कितने दिन रहता पेट में। पुरुषोत्तम सिंह घर की खुली छत पर कुर्सी लिए इत्मीनान से बैठे रेडियो सुन रहे थे। तभी हाथ में मोबाइल लिए फूकन सिंह भी छत पर पहुंचा। इस समय तक मोबाइल गांव के इक्का दुक्का लोगों के पास ही था। उसमें भी गांव में पहला मोबाइल फूकन सिंह के पास ही आया था। अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण फूकन सिंह अपने दुमंजिले घर की छत पर जा नेटवर्क धराने की कोशिश किया करता। फूकन सिंह जब अपने छत पर टहल टहल मोबाइल पर जोर जोर से बात करता तो दूर संचार क्रांति का यह मोहक दृश्य दूर दूर तक खेतों में काम कर रहे लोग अपनी कुदालें छोड़ एकटक देखते। फूकन सिंह की आयु यही कोई 40-42 साल की रही होगी। पुरुषोत्तम सिंह की विरासत का भार अब इसी के कंधे पर था। उसने इस लायक अपना कंधा बनाने में अथक लगन के साथ मेहनत भी की थी। बचपन से ही कसरत करता, पुरकस खाना और भरपूर सोना उसकी दिनचर्या रही।
उसने बचपन से लेकर जवानी तक में जरा भी समय पढ़ाई लिखाई या कला संगीत इत्यादि अनुत्पादक और अनिश्चित परिणाम देने वाले कार्यों में नहीं गंवाया। जहाँ भी समय दिया तुरंत कुछ पाया। वो खेलता भी था तो क्रिकेट, कबड्डी जैसे फिजूल के खेल नहीं, बल्कि जुआ खेलता था जिसमें तुरंत कुछ अर्जित किया जा सके। अर्जन करने की यह लत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती गई। उसने बिना डिग्री सब अर्जित किए रखा था। बिना दरोगा बने लोगों को रस्सी से बंधवा देता था, बिना जज बने फैसला सुनाता था, बिना कलेक्टर बने साहब कहता था। पिछली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा, पर चुनाव में धांधली की शिकायत हो जाने पर चुनाव रद्द हो गया था और उसे अब आने वाले चुनाव का इंतजार था। साल भर पहले गांव में बाहर ढाबे पर दारू पीते वक्त उसकी बाहरी गांव के कुछ लड़कों से बहस हो गई थी, जिस पर उन मन बढ़ू लड़कों ने फूकन सिंह के रुतबे की परवाह किए बगैर उस पर 10-20 लात घूंसे बरसा दिए थे। इस घटना के बाद सिंह परिवार की हैसियत का ग्राफ थोड़ा गिर गया था। लोग कहने लगे थे, अब नया ज़माना आ गया है, पुराना फुटानी और ढसक नहीं बर्दाश्त करता है यहाँ नया लौंडा लोग। तब से फूकन सिंह थोड़ा फूक कर ही कदम रखता था। फूकन सिंह छत पर एक कोने से दूसरे कोने नेटवर्क खोजते टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र घर के पीछे वाले दीवार पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी अपना सिर गोते दीवार से सटे पेशाब कर रहा है। यह देख चेहरा तमतमाया फूकन सिंह का। वह जोर से चिल्लाया, कौन है रे? साला हमले दीवार पर मूतता है रे। मूतने को तो एक भारतीय चीन की दीवार पर भी मूत दे, पर मलखानपुर गांव में पुरुषोत्तम सिंह फूकन सिंह की खानदानी दीवार पर मूत देना बड़ी बात थी। फूकन सिंह को चिल्लाता देख पुरुषोत्तम सिंह भी कुर्सी से उठ खड़े हो छत की रेलिंग से झांके। फूकन सिंह ने गुस्से से आंख लाल किए इधर उधर 2-4 कदम चल वहीं सामने पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और नीचे पेशाब कर रहे आदमी पर जोर से फेंक कर मारा। लकड़ी का टुकड़ा उस आदमी के ठीक बगल में गिरा। यह वो दौर था जब सामंतवाद का निशाना चूकने लगा था। अब किसी ठाकुर साहब के हाथ से चली लाठी ठीक निशाने पर नहीं भी लगने वाली थी। लाठी के ज़मीन पर गिरते ही पेशाब करता आदमी अकबकाकर पैंट संभाले, बगल हटा और छत की तरफ सिर उठाए लगभग चिढ़ाते हुए बोला, का फूकन बाबू, अरे सदियों आपके पुरखे केतना गरीब गरुआ के डायरेक्ट कपार पर मूते, पर कोई उफ नहीं किया। हम साला पिछवाड़े के दीवार पर मूत दिए तो विरासत ढहने लगा आपका। गजब करते हैं आप मालिक। अरे साला हरामी, तुम है रे बिरंचिया, तुम ढाएगा भैरव सिंह पुरुषोत्तम सिंह के विरासत को रे साला। ठहरो, नीचे आते हैं तब बताते हैं। इतना कह फूकन सिंह सीढ़ियों की ओर उतरने को बढ़ा। तब तक गोली की तरह बिरंची की एक और आवाज़ टनटनाते हुए कान में गई फूकन सिंह के, आप नीचे आ गए हैं, आपको पता नहीं है तो हम क्या करें। इतना बोल बिरंची लंबी लंबी डेग भर 3 खेत फलांग लगा वहां से निकल चुका था। बिरंची कुमार मलखानपुर गांव का 33-34 बरस का नौजवान था। इतिहास से बीए पास कर एमए की पढ़ाई कर ही रहा था कि एक हादसा हुआ और जिंदगी भर के लिए उसका कलम पकड़ना असंभव हो गया। हादसा भी ऐसा, मलखानपुर और बगल के कटहरा गांव के बीच क्रिकेट मैच में झगड़े के दौरान पुलिस केस हो गया। दबंगों की पैरवी थी सो पुलिस उठा ले गई। वहाँ रात हाजत में खूब पीटा। एक लाठी दाहिने हाथ की कलाई पर लगी और तर्जनी और अंगूठे की हड्डियां बाहर आ गई। सरकारी नौकरी की चाहत में कई सरकारी फॉर्म डाल चुका था बिरंची, पर झूठे केस और कलम ना उठा पाने के सदमे में पहले तो एक मनोरोगी की तरह घर के कमरे में बंद रहा और जब साल भर बाद बाहर निकला तो जैसे वो बिरंची था ही नहीं। कलम छूटी और उसकी जगह चिलम आ गई। बाएं हाथ से चिलम उठाकर उसे दाहिने हाथ का सहारा दे सारा अर्जित ज्ञान को धुएं में उड़ालने लगा। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिन भर घूमते, गांजा ताड़ी पीना और अपने अधूरे सपने को कोसना, गरियाना, यही दिनचर्या बन गई उसकी। लोग उसे गंजेड़ी, थेथर और पागल कहते। कभी कभी कड़वी जुबान के कारण पिट भी जाता था। अक्सर लोग उसे लतखोर बोल छोड़ देते। आज तो फूकन सिंह ने ही सीधे देख लिया था अपनी दीवार पर पेशाब करते हुए। जुबान से आग उगल हवा की तरह उड़ रहा था बिरंची मूतने के बाद। उधर फूकन सिंह को आग की लपट की तरह सीढ़ी से नीचे उतरता देख पुरुषोत्तम सिंह तेजी से चलते हुए गरजे, ए फूकन, खबरदार जो मारपीट किया तो छोड़ो उस गंजेड़ी को।
रुको, एकदम नहीं जाओगे उसके पीछे। उम्र और अनुभव ने पुरुषोत्तम सिंह को क्रोध पीना सिखा दिया था, जबकि फूकन सिंह की तो अभी कुछ और ही पीने की उम्र थी। बाबूजी, तऊ कपार पर मुतवाएं और हम लोग। फूकन सिंह ने पीछे की तरफ मुंह झल्लाते हुए कहा। कपार पर मुता है का, दीवारे पर न मुता है। पुरुषोत्तम सिंह एकदम नजदीक आकर बोले। बाहर बाहर है दिमाग आपका। मने कपार पर मुतवाने का इंतजार करें, घरे बैठे हम। जब मुंह तो देगा तब बोलेंगे और लड़ेंगे। फूकन सिंह ने मुट्ठी पीसते हुए कहा। सुनो, जरा ठंडा दिमाग से काम किया करो, समझे? ऐसी गर्मी दिखाने और उधियाने से राजनीति नहीं होता है। अभी मारोगे बिरंचिया को तो माहौल बिगड़ेगा। जल्दी पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, फिर देख तो लेंगे उस दोगला को। बाप ने राजनीति के सधे खिलाड़ी की तरह पुत्र को समझाते हुए कहा। देखिए, भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, साला हम हिजड़ा बन के नहीं करेंगे राजनीति। आपको पता है ई बिरंचिया का मूतना, इसमें टोटली पॉलिटिक्स है। ये कोई करवा रहा है, चेक नहीं करेंगे तो मन और बढ़ेगा इन हरामियों का। फूकन सिंह ने सीढ़ी पर से खड़े खड़े कहा। अच्छा, तुम जाओ, पानी पियो और शांत हो जाओ। हम पता करते हैं ना, 10 जूता मार के भी क्या बिगाड़ लोगे उस लतखोर का। यह कहते हुए पुरुषोत्तम बाबू सीढ़ियों से नीचे उतर आए। तब से खुद को सीढ़ियों पर ही रोके फूकन सिंह भी पीछे पीछे सीढ़ियों से सनसनाता हुआ नीचे आ गया। राजपूतों का खून जल्दी गर्म नहीं होता, और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता। बचपन से ही फूकन सिंह घर में अपने बाप दादा से राजपूतों का यह विशेष रक्त विज्ञान पढ़ता आया था। पुरुषोत्तम सिंह इसलिए जल्दी गर्म नहीं होते थे और फूकन सिंह जल्दी ठंडा नहीं होता था। नीचे उतर फूकन सिंह बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मालिक चाय लाते हैं। लटकू भंडारी की धीमी आज्ञाकारी आवाज आई। लटकू भंडारी पुरुषोत्तम सिंह के घर का वर्षों पुराना वफादार था। इसके बाप दादा नाई का काम करते थे, पर लटकू ने परंपरा से विद्रोह करते हुए उस तरह कैंची छोड़ प्रधान जी के घर धरिया, बर्तन, कप गिलास उठाने का काम पकड़ लिया था। वो दिन भर घर के काम देखता और शाम होते ही जब फूकन सिंह की मजलिस जमती तब कांच के गिलास सजाता, पानी में रंग घोलता और जाम बनाता। इन सब कार्यों में उसने गजब की विशिष्टता हासिल कर ली थी। पानी में दारू की कितनी मात्रा कितना असर बनाएगी, इस काम को वो इतनी गंभीरता से अंजाम देता जैसे वो कोई नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री हो और मानवता के कल्याण के लिए पोलियो या रेबीज का कोई नया टीका तैयार कर रहा हो। उसे पता होता था कि फूकन बाबू कितने पैक के बाद बैठे रहेंगे और कितने के बाद उलट जाएंगे। कई महत्वपूर्ण मौक़ों पर जब फूकन सिंह का शाम या रात को किसी जगह उपस्थित होना आवश्यक हो जाता था, तब वो बिल्कुल हल्का, असरकारी, आपातकालीन लाइट पैक भी बनाने का सिद्धहस्त था। फूकन सिंह को लटकू के पैर रसायन ज्ञान पर उतना ही भरोसा और गर्व था जितना इसरो को अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान पर होता है। लटकू की इन्हीं अतिरिक्त योग्यताओं ने उसे टोले के अन्य नाइयों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा स्थान दिला दिया था। सीधे फूकन सिंह के दिल में जगह बना ली थी। पूरा टोला उसे फूकन बाबू का पीए कहता और लटकू इस पद की आभा से लहालोट हो जाता और गौरव से भारी होकर कभी कभी बिन पिए भी खटिया पर घोलट हो जाता। फूकन सिंह के पीए होने में जो नशा था वो भला दारू में कहाँ, टोला में उसके कहे का वजन था। फूकन सिंह की मजलिस में दरोगा, बीडीओ सब आते बैठते थे। लटकू सबको गिलास में अपने हाथ का हुनर परोसता था। मामूली संगत थोड़ी थी। इस तरह नाइयों के उस तरह से कई गुना ज़्यादा उसने अपने हाथों को धारदार बना लिया था जिससे वो पैक बनाता। फूकन सिंह ने अनमने ढंग से चाय ले आने का इशारा किया। का रे, का बेबस्ता है सांझ का? फूकन सिंह ने चाय की पहली सुर्खी के साथ कहा। जी देसी मुर्गा वास्ते बोल दिए हैं माधो को, लटकू ने कहा। और बोतल रे? फूकन सिंह ने कप रखते हुए पूछा। जी वो ग्राम सेवक शंभू जी लेके आएंगे आज, एक ठो काम भी था उनको बीडीओ साहब से, लटकू ने रात का इंतजाम पक्का करते हुए कहा। अभी भयंकर गर्म हुए और जल्द ठंडा नहीं होने वाले ठाकुर फूकन सिंह के खौलते खून को कूल करने की जिम्मेदारी लटकू की थी, जिसकी व्यवस्था में वो लग गया था। अध्याय 4। बिरंची मूत्रकांड करके अपने रोज के साथी लखन लोहार की झोपड़ी वाली दुकान की तरफ निकल गया था। लखन लोहार गांव के एकदम उल्टे छोर पर अपनी फूस की झोपड़ी में लोहारी का छोटा मोटा काम करता था। हल बनाना, कचिया हंसुआ बनाना, चाकू कैंची में धार तेज करना,
यही सब उसके काम थे। कभी कभार किसी इंदिरा आवास वाले बनते घर में ढलाई का छड़ बांधने का भी छिटपुट काम मिल जाता था। बिरंची पूरा गांव बौखने के बाद अक्सर उसकी झोपड़ी में बैठता। एक तरफ लखन लोहार की भट्टी जलती रहती और दूसरी तरफ गांजा सुलगता रहता। बिरंची अक्सर बैठ के पिटते हुए लोहे को और उस तपती हुई भट्टी को एकटक देखता। जब कभी उसकी आंच कम होती तो खुद भी कोयला डाल देता और पंखा हौंक के उसे तेज कर देता। कभी कभी तो जलती भट्टी से गर्म कोयले निकाल हथेली पर रख लेता। लखन यह सब देखता। अरे बिरंची दा, ज़्यादा चढ़ गया है का? हाथ जल जाएगा महाराज। इस पर बिरंची मुस्कुराकर गर्म कोयले को वापस भट्टी में डालते हुए कहता, बेटा लखन लोहार, पागल नहीं है हम बे। सुनो, जलने और तपने में अंतर होता है, हम जलेंगे नहीं। बिरंची की ऐसी बातें लखन के सिर के ऊपर से निकल जाती, पर लखन बिरंची की इज्जत करता था और उसकी समझ न आने वाली बात भी इतने ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता जैसे कि बिना दांत का आदमी मसूड़े से सुपारी तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बिरंची के प्रति उसके सम्मान का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक बीए पास आदमी एक अनपढ़ लोहार के साथ गांजा पीता था। लखन के लिए इससे अच्छा जमीनी और चिलमनी उदार साथी कौन होता भला। सच्ची सामाजिक समरसता तो हिंदुस्तान के गांव में ही दिखती थी, जहां एक ही चिलम से पूरा गांव गांजा पी लेता था। यहाँ धुआं उड़ाते दीवानों के बीच कभी न जाति की दीवार होती थी, न ही विषाणु का जंजाल। एक लंबी टान और फूंक से सब खतरा धुआं धुआं हो जाता था। जात पात, छुआछूत, बीमारियां तो होश की बातें थी। बेसुध मतवाला गांव स्वर्ग होता था। गांजा पीते वक्त लखन की झोपड़ी गांव की सामाजिक समरसता के लिए एक समतामूलक तीर्थस्थली जैसी होती थी, जहां राह से गुजरते पंडित बैरागी पांडे भी साइकिल से उतरकर भोलेनाथ का जयकारा लगा अपने सामाजिक समरसता के कर्तव्य की एक दो चिलमटान आहुति देते थे। भारत के लगभग गाँव में जात पात, छुआछूत रहने के बावजूद भी ऐसी दो चार झोपड़ियाँ मिल ही जाती थी जो राम राज्य की आदर्श कल्पनाओं का खुला म्यूजियम थी। यहाँ सभी जाति पाति के लोग लाख आपसी बैर के बावजूद आपस में हंसी ठिठोली करते दिख जाते थे। काश ये होश में भी ऐसे होते तो सच में राम राज्य आया होता। रोज की तरह लखन लोहा पीटकर हंसियां बना रहा था कि तभी हाफता हुआ बिरंची पहुंचा झोपड़ी पर। अरे बिरंची दा, बड़ा हाफ रहे हैं, का बात है, कुछ किए का? लखन ने हथौड़ा रखते हुए पूछा। बिरंची हंसते हुए सामने पड़ी छोटी बांस की मचिया पर बैठते हुए बोला, आज फेर मौत दिए फूकन सिंह के दीवाल पर। लखन तुरंत बोला, अरे दादा, का करते रहते हैं, मूतने से का होगा? बिरंची ने सामने फटी चटाई के पास पड़ी खैनी की डिब्बी उठाई और उसमें से खैनी निकाल बनाने लगा। कुछ क्षण के बाद खैनी को हथेलियों के बीच रगड़ते हुए बोला, देखो लखन, पेशाब में नमक होता है, समझे, नमक होता है। अगर रोज किसी दीवार पर मूतो तो धीरे धीरे उसमें खोल कर उसे गिरा देता है। लखन की आंख अब स्थिर हो बिरंची के चेहरे पर टिक गई। कान केवल बिरंची को सुन रहे थे, चलती हवा की साएं साएं भी नहीं। बिरंची अभी किसी समाजशास्त्र के प्रोफेसर की भांति बोले जा रहा था और लखन किसी रसायन शास्त्र के फ्रेशर विद्यार्थी की भांति बिना पलक झपके सुन रहा था। तभी उसके मुंह से निकला, दीवाल गिराया आएगा दादा? बिरंची बोला, फक भोसड़ी के, एक दो दिन में थोड़ी गिरेगा बे, रोज लगना होगा। लखन की जिज्ञासा फिर उछली, सकिएगा गिराने में बिरंची दा? बिरंची रगड़ चुकी खैनी को मुंह में डालते हुए बोला, देखने में कहा जाता है, रोज करेंगे, एक ना एक दिन तो गिरबे करेगा ना। तुम भी साथ दे दो तो जल्दी गिरा देंगे। लखन तो जैसे पता नहीं किस समाधि को प्राप्त कर चुका था। कई सत्संग में बड़े बड़े साधु संतों को भी सुन चुका था लखन, पर पेशाब पर ऐसे निर्मल ज्ञान वाली बात न सुनी थी कभी। बिरंची इस तरह लखन को मुंह बाएं अचरज में बैठा देख हंसा और उसे दोनों हाथों से जोर से झकझोरते हुए बोला, हा का हुआ बे लखना? अरे होश में आओ अब, चलो साथ दोगे ना? इतना सुनना था कि लखन ध्यान से उछलकर बोल पड़ा, ए बिरंची दा, ये महान काम आप ही कर लीजिए, हमको मत जाने बोलिए, हम बाल बच्चा वाले गरीब आदमी हैं, पकड़ा गए तो पेला जाएंगे। दोनों जोर से हंसे। जरा पानी पिलाओ हमको, अब बहुत दौड़े हैं आज, बिरंची ने गमछे से माथा पोंछते हुए कहा। लखन अपनी बोरी से उठा
और घड़े से लोटा भर पानी निकाल बिरंची की तरफ बढ़ाया। बिरंची ने लोटा उठाया। एक सांस में आधा लोटा पानी गटक गया। लोटा रखते ही बिरंची ने फिर बोलना शुरू किया, अच्छा लो, पानी से याद आया, हम फूकन सिंह के आगे वाला नल से ही पानी पी पिछवाड़े कर देते हैं। बोलते ठहाका मार उछल पड़ा बिरंची। लखन भी जोर से हंसा और बोला, ई तो गलत बात है बिरंची दा, आप उसी का पानी पी उसी पर कर देते हैं, ई तो नमक हरामी हो जाएगा दादा। अबे झाट नमक हरामी होगा लखन बाबू, पूरा गांव के सब चापानल खराब हैं, एक भी नहीं बनवाया फूकन सिंह, ऊपर से अपने द्वार पर 2 ठो नल गड़वा लिया है पीएचडी विभाग से बोलकर। आधा गांव फूकन सिंह के द्वार से पानी लेता है। नीचल का टोला से दिन भर बहू बेटी जाती है पानी लाने, ताऊ कभी बैठ के ताड़ेगा, ताऊ कभी कुछ बोल देगा। ये सब नहीं दिखता है तुम लोग को? पर लखन भी आज अपनी सारी जिज्ञासा शांत ही कर लेना चाहता था शायद। झट से बोला, लेकिन पानी तो है फूकने सिंह का ना, उहो ना दे पानी लेने तो पानी बिन मर जाए आधा गांव। इतना बोल उसने जलती मुट्ठी में एक लोहे का गर्म टुकड़ा करने को डाला। इधर जैसे बिरंची गर्म होकर धधक गया, आंखें लाल हो गई अचानक। वो अपनी बांस की मचिया लेकर लखन के और करीब सट गया और बोलना शुरू किया, किसका पानी? किसी के बाप का पानी है का? पानी तो धरती के नीचे है और सबका है। अरे तो हमारे हिस्से का पानी अपना चापाकल लगा निकाल रहा है और हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेले हैं उसके द्वार पर। साला फ्री के सिनेमा देखता है उस द्वार पर। चाहे तो सारा चापानल बनवा देता गांव का, पर नहीं करता है। कोई बात नहीं, हम तो जो कर सकते हैं करबे करेंगे ना, मुंह तो देते हैं साले के दीवार पर। बोल के एक लंबी सांस ली बिरंची ने। बाप रे, इतना दिमाग नहीं है बिरंची दा हमारे पास, लखन ने मुट्ठी भौंकते हुए कहा। बिरंची भी अब मूड बदलना चाहता था। उसने जेब से चिलम निकाला और बगल में रखे लोटे से पानी ले उसे धोया। एक गंजेड़ी अपने चिलम को ऐसे धो पोंछ और लाल कपड़े से लपेट कर रखता था जैसे वो कोई चलता फिरता भैरव जी का मंदिर हो। सुनो, छोड़ो अब बकचोदी, बूटी निकालो, बिरंची ने कुर्ते से चिलम पोंछते हुए कहा। बूटी का अर्थ गांजे से था। अक्सर गांव में लोग गांजा को बूटी, संजीवनी या प्रसाद जैसे पवित्र और महिमामयी संज्ञा से ही विभूषित कर उसे बड़ी पवित्रता और पुष्ट नैतिकता से लेते देते थे। लखन बट्टी छोड़ उठा और कोने पर रखी बाल्टी से पानी ले अपना पैर हाथ धोया, फिर गमछे से पोंछ वापस अपनी बोरी पर आया और बोरी के नीचे से एक पुड़िया निकाल बिरंची की तरफ बढ़ाया। उसने जिस श्रद्धा से हाथ पांव धो पोंछ दाहिने हाथ में पुड़िया ले उसे बाएं हाथ से स्पर्श कर बढ़ाया, इतनी श्रद्धा और पवित्रता से कि बहुत से लोग शायद देवताओं की संझा बत्ती भी ना करते होंगे। बिरंची ने पुड़िया खोल बूटी को हथेली पर लिया और उसे थोड़ा साफ करने और चुनने बीनने लगा। उसकी यह तन्मयता देख चावल से कंकड़ चुनती कुशल गृहिणी भी लजा जाती। तभी लखन ने आखिरकार फिर एक सवाल दाग दिया, अच्छा एक ठो लास्ट बात पूछे बिरंची दा? लास्ट का है, जितना पूछना है पूछो, हम मर थोड़ी रहे हैं अभी, बिरंची ने हथेली में बूटी मसलते हुए कहा। लखन बोला, ये बताइए, ये फूकन सिंह के दीवार गिराने से क्या होगा? इसका क्या फायदा? भक बेसाला भकलोल। हाँ, इससे देश का प्रधानमंत्री थोड़े बदल जाएगा, देश थोड़ी बदल जाएगा बे, बिरंची ने हंसते हुए कहा। लखन तुरंत बोला, वही तो, का फायदा दीवार गिराने से? ये पागलपंती का क्या फायदा? अब की लखन ने असल में चिलम से पहले बिरंची को सुलगा दिया था। बिरंची ने मिनट भर कुछ नहीं कहा। गांजे को चिलम में भरा, माचिस मारा और एक लंबी फूंक मारी। फिर दूसरी फूंक से पहले जोर से जय भोलेनाथ का एक झोपड़ी भेदी जयकारा लगाया। अगर बस घंटी बजा दी जाती तो लगता ही नहीं कि 2 गंजेड़ी गांजा पी रहे। लगता कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर जी नंदी के संग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। 2-3 फूंक लेने के बाद पूरी झोपड़ी दिव्य धुएं से भर गई थी, एकदम ऑर्गेनिक धुआं। अब चिलम लखन की तरफ बढ़ा दिया बिरंची ने और मचिया से उतर बोरे पर पसरकर बैठ गया। हाँ तो का पूछे थे लखन कुमार, का फायदा दीवार गिराने से? तो सुनो, दीवार गिरा देने से गांव की भूखी बकरी को प्रधान जी के गार्डन का हरा घास मिल जाएगा खाने, आम और अमरूद का हरा पत्ता मिल जाएगा खाने। दीवार गिर जाने से
लगना महतो के भूखल भैंस को पुआल मिल जाएगा खाने, जो फूकन सिंह के हाथा में पड़ल सड़ता रहता है। चमर टोली की मुनिया और चंदवा जैसी छोटकी बचिया के बेला और गेंदा का फूल मिल जाएगा बाल में लगाने के लिए। फाटल पैंट पकड़ गुल्ली डंडा खेलते बच्चों को आंधी में दौड़ के चुनने के लिए आम मिल जाएगा, मीठा एकदम घचपक्खू आम। दीवार गिर जाने से जैसे हम सबके बहू बेटी को फूकन अपने द्वार देखता टोकता है, हम सब भी इनके घर देख पाएंगे, चाची को प्रणाम करेंगे, भौजी को प्रणाम कर पाएंगे। अबे इतना कुछ हो जाएगा एक दीवार गिरने से, ई का कम है बे, और तुम कहते हो कि होगा का दीवार गिरने से। लखन ने कुछ बहुत ज़्यादा न समझते हुए भी हाँ में सिर हिलाया और ऐसा जताया कि जैसे उसे सब बातें समझ में आ गई हैं और वो सहमत भी है। सुबह से गप्प करते करते कब दोपहर भी ढल गई और शाम आने को हो गई, पता भी नहीं चला। गांव में अक्सर पहर बीतते हुए शोर नहीं मचाता, सुबह से शाम इठलाते हुए हो जाती है। आज बिरंची के दर्शन शास्त्र वाले मूत्र विशेष प्रवचन के चक्कर में लखन दोपहर का भोजन भी करना भूल गया था। आज दोनों फलाहार में रह गए केवल बूटी लेकर। अरे कितना बज गया रे लखन, बिरंची अचानक बोला। लीजिए 3:30 बजने लगा। कैसे बज गया हो? लखन पीछे बांस पर टंगी घड़ी देख बोला। हाय रे, तुम हमरे फेर में खाना भी नहीं खा पाया, बिरंची मचिया से उछलता हुआ बोला। आज इतना चीज खिला दिए हैं आप, का समझा के, भूख एकदम बुझा है ही नहीं, लखन बाल्टी में लोटा डालते हुए बोला। दोनों को भूख का ध्यान ही न रहा था। असल में पीठ पर दिन भर के काम का बोझ और मेहनत की चाबुक पड़ने से उपजी भूख पेट पर जोर देती है, दर्द देती है, इसलिए मजदूर छूटते ही रोटी की तरफ दौड़ता है। यहाँ तो पड़ते हथौड़े और गर्म भट्टी की धौंक से पल पल पेशाब और दीवार के बहाने बेचारों की चिंगारी फूट रही थी। पेट बिरंची के जलते मस्तिष्क के आगे शांत बैठा था। सारी हलचल दिमाग में थी, पेट में एक गुड़गुड़ी ही नहीं उठी आज। बिरंची विद्वान बौद्ध भिक्षुक नागसेन की तरह बोलता और लखन यूनानी राजा मिनांदर की बातें सुने जा रहा था। लखन की झोपड़ी में तो आज जैसे नया मिलिंद पाहो रचा जा रहा था। अध्याय 5। समय खेत जाते बैल की तरह चला जा रहा था, किसी को ढोते हुए तो किसी को जोतते हुए। गांव में जिंदगी एक गाय थी और संघर्ष उसका चारा। इसके अलावा चारा भी क्या था? एक बात थी कि भले सुविधाएं चाहे कम या मंद गति से पहुंची थी गांव में, पर प्रकृति ने कभी अपनी ओर से इतने मन से गांव को सजाया था कि शहरों की लाखों बत्तियां और रोपे गए कृत्रिम सजावटी पार्क कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मलखानपुर सहित पूरे इलाके में अभी बसंत चढ़ ही रहा था और फगुनाहट की आहट आने लगी थी। आम के बोर इत्र की तरह गमक रहे थे। पलाश के लाल नारंगी फूल अपना शामियाना तानने की तैयारी में थे। कोयलों ने कुहुक कुहुक विविध भारती गाना शुरू कर दिया था। गांव के पूरब में एक कचनार का पेड़ था। जब जब पुरवैया बहती, पूरब से चली हवा गांव के पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों कोनों के पोर पोर गमका देती। एक ऐसे ही गम कौआ मौसम में गांव का गणेशी महतो अपनी साइकिल से चले जा रहा था। सीधे लखन की झोपड़ी के पास रुकी उसकी साइकिल। आइए गणेश जी चाचा, आप ही का कुदाल बना रहे थे, खुरपी तो तैयार कर दिए हैं, लखन ने गणेशी महतो को देखते ही कहा। अरे हाँ, ए लखन, तनी आज सांझ तक दे दो बेटा, अलुआ कोड़ना है कल भोरे से। गणेशी महतो गांव के ही निचलका टोला में रहने वाले किसान आदमी था। उम्र यही कोई 60 बरस के करीब सटने को थी। लगभग 6-7 बीघे की खेती थी। मेहनती आदमी था, खुद से खेती कर जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच ले रहा था। खेती से इतना हो जाता था कि 2 टाइम एक सब्जी के साथ भात रोटी आराम से खा सके और पर्व त्योहार में चमुआ कुर्ता के साथ नई धोती पहन मेला घूमने जा सके। बड़ी उम्र में हुआ एक 20-22 वर्ष का बेटा था, नाम रोहित महतो। उसको भी अभी इंटर तक पढ़ा चुका था गणेशी महतो। आगे की पढ़ाई करना या ना करना बेटे पर ही छोड़ रखा था। इस बार आलू की फसल अच्छी हुई थी। गणेशी महतो कुछ सहयोगी मजदूर खोजने निकला था जो सुबह आलू कोड़ने में उसकी मदद कर सके। बेटे रोहित की खेती बाड़ी या घर के काम में हाथ बटाने की इच्छा कभी रही नहीं और न गणेशी महतो ने उसे इसमें घसीटने की जबरदस्ती की।
एक अकेला बेटा था और वो भी जवानी की सीढ़ी चढ़ता नौजवान लड़का। इस देश में चाहे अमीर का बेटा हो या चाहे किसान मजदूर का, पर इकलौता होने का जो विशिष्ट बोध होता है वो सब में समान होता है। उसके सारे नाज नखरों का औसत सामान होता है। फसल वृद्धि से ज़्यादा वंश वृद्धि की फिक्र में गणेशी महतो जैसा किसान पिता भी बेटे को इकलौते होने के आनंद भाव से सराबोर हो वो सब कुछ करने की छूट दे देता है जो शायद उसकी औकात से बाहर का भी हो। रोहित के रहन सहन की शैली गणेशी महतो की कल्पनाओं से आगे की थी। डिज़ाइनदार जीन्स पर चाइनीज कॉलर की शर्ट और सफ़ेद जूता पहने रोहित को हरदम टिप टॉप अंदाज में देख गणेशी अक्सर खेतों में गमछे से पसीना पोंछ रोहित में अपना चमचमाता फैशन भरा भविष्य देख मन ही मन बड़ा सुकून पाता था। अपने दादा बाप की ही परंपरा से खेती कर ठेहुने भर की धोती में जिंदगी निकाल देने वाले गणेशी महतो के लिए बेटे के तन पे जीन्स तक का सफ़र एक बार तो दिन बदलने का संतोष दे ही देता था। रोहित अपने मिजाज में गणेशी की खेतीबाड़ी की विरासत का विद्रोही था। उसके टोले के अन्य हम उम्र जहाँ खेत में बाप संग हल जोते रहते, वो गांव के संपन्न घर के हम उम्र साथियों संग किसी लाइन होटल वाले ढाबे पर दाल तड़का और मछली पर कुरकुरी रोटी तोड़ रहा होता। पिछले 4 साल से इंटर पास कर आगे की पढ़ाई का प्लान बना रहा था और इसी गंभीर योजना पर विमर्श हेतु रोज सुबह 10 बजे निकलता और रात को 10 बजे घर पहुंचता। दिन भर अपने दोस्तों की बाइक पर पीछे बैठ सिर पर टोपी लगा जब वो गांव की कच्ची सड़कों पर धूम उड़ाते गाना गाते निकलता तो कोई भी देखने वाला आसानी से कह सकता था कि भारत दुनिया में सबसे खुशहाल किसानों वाला देश है। जीवन भर हल चला किसी तरह जीवन का हल निकाल घर चलाने वाले गणेशी का बेटा लगभग हर तरह की बाइक पर सफ़र कर चुका था जो गांव के अन्य शौहदे लड़कों ने अपने अपने बाप से पैसा वसूल खरीद रखा था। हालांकि रोहित अभी खुद बाइक चलाना नहीं जानता था पर सीखने की प्रबल इच्छा थी। कई बार दोस्तों से कहा पर शायद उसे नहीं पता था कि बड़े घर के लड़के अपनी लगाम छोटों के हाथ नहीं सौंपते। उसे हमेशा पीछे बैठना ही नसीब था अब तक। गणेशी महतो जब अपने बेटे रोहित को गांव के अन्य संपन्न लाडलों की संगत में उठता बैठता देखता तो उसे लगता कि आखिर उसने अपने भविष्य को इस खेत के कादो कीचड़ से निकाल पक्की जमीन पर खड़ा कर ही दिया जहां बाइक है, ढाबा है, बड़े घरों में आना जाना है। रोहित का कुछ तो ऐसे लड़कों से भी संबंध था जिन लड़कों को उनके बाप के रसूख के कारण गणेशी महतो ही प्रणाम करता था और वे लड़के गणेशी महतो को महतो कह पुकारते। कुछ ऐसे भी थोड़े प्रगतिशील बालक थे जो दोस्त के पिता होने के कारण गणेशी को चाचा बुलाते थे पर बाद में उन्होंने अपने बचपन की नादानी सुधार ली। पर चाहे जो हो, इन लड़कों के साथ अपने प्रिय रोहित को बराबरी में बैठा खाता पीता देख गणेशी अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सार्थक समझता। उधर गणेशी महतो बगल के देहात से आलू कोड़ने को 2 आदमी जुगाड़ कर वापसी में लखन के पास से खुरपी कुदाल लिए वापस घर आ गया था। रोहित का एक दोस्त उसे बाइक से छोड़ने आया था। बाइक स्टार्ट ही थी और दोस्त बोले जा रहा था, आज ठीक नहीं किया दीपू तुम्हारे साथ, साला इतना बेइज्जती जरा सा बात के लिए, हम तो नहीं बर्दाश्त किए यार। रोहित ने हाथ बाइक के हैंडल पर धरे कहा, अच्छा देखना ना, हम भी बता देंगे उसको अपना औकात, हम भी असली कुर्मी हैं। गणेशी दोनों की बात सुनकर भी अनसुनी कर अंदर चला गया। वो जानता था बड़े संगत में छोटी मोटी बात तो होती रहती होगी और फिर उसका बेटा भी तो इतने बड़े बड़े संबंध निभाता है। ऐसे में मुझ जैसे छोटे आदमी के बीच में घुसने का कोई मतलब नहीं है। तब तक बाहर से बाइक के फुर से निकलने की आवाज़ आई और रोहित घर के अंदर आकर खाट पर बैठ गया था। क्या बात है, कोनो टेंशन है का? गणेशी ने कुदाल में बैंत की लकड़ी डालते हुए पूछा। कोई टेंशन ना है, टेंशन का रहेगा, ये कुछ लोग बड़ा होने का घमंड दिखाता है हमको, छोड़िए ना, हम देख लेंगे। ए माए, खाना लगाओ। रोहित ने खटिया पर बैठे बैठे जूता उतार के फेंकते हुए कहा। मुंह से खाना शब्द निकला ही था कि माँ थैया लिए दौड़ी रोहित की ओर। थाली में पड़ी ठंडी रोटी छूते ही रोहित का मूड गर्म हो गया। का ठंडी रोटी दे देती हो, साला का खाएं खाना ही घर में। माँ ने हंसते हुए कहा, अब ब्याह कर लो, जनानी आएगी वही खिला देगी गर्मा गर्म बना के। यह सुनते गणेशी महतो ने भी हंसते हुए एक सुर में कहा, एकदम ठीक बोले, उम्र हो गया अब जिम्मेदारी लेने का, गृहस्थ जीवन टाइम में पर ठीक लगता भी है। रोहित यह सब सुनने के लिए घर नहीं आया था। वो बगल वाली कोठरी में घुस चौकी पर लगे अपने बिस्तर पर लेट गया।
पीछे पीछे माँ रोटी गर्म कर ले आई। रोहित ने चुपचाप बिना किसी ना नुकर के खा लिया और वापस लेट गया। तड़के सुबह उठ गणेशी महतो कुदाल खुरपी ले आलू कोड़ने खेत की तरफ निकल गया। वहां पहले से दोनों आदमी भी पहुंच चुके थे। बड़ी मुश्किल से बगल देहात के अपने साढ़ू के लड़कों को समझा बुझा कर लाया था गणेशी महतो। असल में काम ज़्यादा था और अगर जल्दी आलू निकाल मंडी पहुंचा देता तो अभी नए आलू के अच्छे दाम मिल जाते। मजदूर तो मिलने से रहे और रोहित खेत आता नहीं। ऐसे में अपने संबंधों में से ही मान मनुहार कर आदमी जुगाड़ करना पड़ा था गणेशी महतो को। बदले में गणेशी को भी उनकी फसल बुआई के समय मदद करने के लिए जाना तय हुआ था। गणेशी अपने साढ़ू के दोनों लड़कों के साथ आलू निकालने में भिड़ गया। गणेशी ने आज जाना था, मुश्किलों में अपने नहीं साढ़ू के बच्चे काम आते हैं। खेत में काम करते करीब 2-3 घंटे बीत चुके थे। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे गर्म हो चला था कि तभी गणेशी की नज़र दूर से खेत की तरफ आते रोहित पर पड़ी। अरे वाह, आज तो रोहित भी आ गया खेत। गणेशी ने खुरपी मेड़ पर रखते हुए पानी की बाल्टी की तरफ जाते हुए कहा। आएगा काहे नहीं, अब बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी समझ आने लगता है ई उम्र में, गणेशी के साढ़ू के लड़के ने आलू बोरे में भरते हुए कहा। तब तक रोहित खेत के किनारे पहुंच चुका था। वो अब आलू भरी एक बोरी पर बैठ गया और मुंह से नाखून कतरने लगा। गणेशी ने उसके बैठते ही पूछा, अरे का हुआ, तुम पहुंच गए आलू कोड़ने? वाह, चलो जल्दी समेट जाएगा तब तो काम। रोहित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुरंत बोरी से उठा और गणेशी के करीब आके बोला, बाबूजी एक ठो बात बोलना था आपसे। हाँ बोलो ना, गणेशी ने गमछे से मुंह पोंछते हुए कहा। देखिए, इज्जत का सवाल है और इज्जत से ज़्यादा है कि काम का बात है, इससे आपको भी फायदा होगा। का इज्जत का फायदा? राते से तुम मुँह फुलाए हो, कुछ बोलबो तो करो। इस बार रोहित एक झटके में बोला, जीऊ हमको मोटरसाइकिल खरीदना है। गणेशी महतो आलू की बोरी सर उठाए किनारे कर रहा था, पर यह सुनते वही बोरी हाथ से छूट गई। का मोटरसाइकिल का रोहित, का जरूरत है इसका अभी? गणेशी रोहित की तरफ देखकर बोला। देखिए बाबू, ये खरीदना होगा। साला कल संपूर्ण भगत का लड़का दीपुआ बीच बाजार बेइज्जत कर दिया 20 आदमी के सामने। बोला औकात है तो अपना मोटरसाइकिल खरीद के चलाओ। ई बार आलू बेच के पहला काम जाके मोटरसाइकिल खरीदना है। रोहित हाथ में 2-3 नए आलू उठाते हुए बोला। अरे बेटा, अब जरा सा बात पर मोटरसाइकिल खरीदना ठीक है का? गणेशी महतो ने सब समझते हुए समझाते हुए कहा। तब तक गणेशी के साढ़ू के दोनों लड़के भी पास आ गए। का करें, ठीक रहेगा का मोटरसाइकिल लेना? गणेशी ने जनमत वाले अंदाज में उनसे पूछा। देखिए मौसा, आज के टाइम में एक ठो गाड़ी तो घर में होना ही चाहिए। आने जाने का इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत पड़ती है गाड़ी का। एक लड़के ने रोहित के पक्ष में बिना फीस लिए वकील की तरह जोरदार वकालत में कहा। अब रोहित को मौसेरे भाइयों का साथ मिल गया था। वही तो घर के खातिर भी जोर दे रहे हैं खरीदने का। फसल भी मंडी ले जाना हो तो मोटरसाइकिल से आराम से चला जाइएगा। 3 पैकेट आलू या सरसों आराम से जाता है मोटरसाइकिल पर। रोहित ने बाइक के घरेलू और कृषि संबंधी विभिन्न उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा। ठीक है, अब हम का बोलें? एक तो इज्जत वाला बात, और दूसरा कि जब सब कह रहा है कि इतना ज़रूरी चीज़ है तो ठीक है खरीद लेना। ये आलू निकलने दो, इसको बेच खरीद लेना, और का बोलेंगे? गणेशी ने कुदाल उठाते हुए कहा। इतना सुनते ही रोहित के चेहरे पर खुशी की लहर हिलोर मार उसे लाल कर गई। उसने मन ही मन संपूर्ण भगत के लड़के को परास्त कर दिया था। वो मुट्ठी भींच नाच रहा था मन ही मन। मारे खुशी के हाथ में 2 नए आलू उठा उसे उछालकर कैच करता पैदल जब फलांग मार खेत से निकला तो लगा जैसे फूल और कांटे फिल्म में अजय देवगन बाइक से स्टंट करता निकला हो। गणेशी महतो हाथ में कुदाल लिए एकटक उसे खेत से दूर जाते देख रहा था। गणेशी निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो अभी क्या करे। बेटे की इज्जत और मन की लाज रख लेने की खुशी मनाए या कमाने से पहले तय हो गए खर्च पर किल से। गणेशी ने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे पानी भरी बाल्टी के पास रखे लोटे से भर लोटा पानी पिया और खेत में वापस काम पर लग गया। वो कुदाल की चोट के साथ अब मोटरसाइकिल कोड़ के निकाल रहा था।